एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ सवालों की, जो कि केवीएस टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल जो एग्जाम है 14 फेब को, यानी 6 दिन बाद आपका एग्जाम है। और उस एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले आएंगे। सिटी सेंटर आपको पता चल चुका है। तो अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम के कंटेंट के अलावा भी कुछ चीजें जो शायद आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। मैं बात करूं मेरे एक्सपीरियंस की, जो मैंने केवीएस 2018 के पेपर को अटेम्प्ट किया था, जो मेरा नहीं निकला था, दैट इज द ओनली पेपर विच आई हैड नॉट क्वालिफाइड। मतलब एक लौता ऐसा एग्जाम है जो मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया। यानी फिजिकल एजुकेशन 2015-17 में मेरा बीपीएड हुआ। उस बीपीएड के बाद ये पहला एग्जाम था, क्योंकि मेरा जो बीपीएड का एग्जाम है वो 18 में हुआ था, रिजल्ट्स नहीं आए थे जब मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया। तो ये मेरा फिजिकल एजुकेशन का पहला एग्जाम था जो मैंने दिया, जो मेरा नहीं निकला था। इस एग्जाम के नहीं निकलने के पीछे जो रीजन है उस बारे में बात करेंगे, और भी बात करेंगे कि क्या ये आपके लिए भी एक वजह है किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल पाने की, या फिर आप भी अगर इसी माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं तो चांसेस हैं कि शायद आप भी मेरी तरह एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाए। हम आपको डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो जो है ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप वो चीजें या फिर उस माइंडसेट के साथ एग्जाम देने ना जाए जो मैंने किया था। हम बात करें 2018 का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे वजह थी। वजह ये नहीं थी कि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे थे, वजह ये नहीं थी कि वो ट्रायल था। अगर आप भी जब पहली बार एग्जाम देने जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि पहली बार है तो कोई ट्रायल नहीं होता। हर एग्जाम है और आपको उसे क्वालिफाई करने के लिए अपना पूरा एफर्ट देना है। कई लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं ट्राई कर रहा हूं। देयर इज नो ट्रायल। आपने जब भी एग्जाम देना है तो पढ़ के देना है। और पहली बार आप जब देने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि पहली बार प्रैक्टिस करेंगे दूसरी बार देंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा तो कोई थ्योरी होती नहीं और इस तरह से कोई प्रिंसिपल नहीं। पहली बात तो ये, देयर इज नो ट्रायल। आपने जो एग्जाम देने जाना है वो फुल एफर्ट के साथ जाना है। कोई ट्रायल जैसी चीज होती नहीं है और इस माइंडसेट के साथ कभी कोई एग्जाम देने ना जाए। दूसरी बात, जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, स्पेशली किसी गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं, प्राइवेट में, तो आप अर्निंग करते हैं तो आपके अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि आप अर्न कर रहे हैं तो आपने पूरा एफर्ट लगाते ही नहीं है, या फिर आप ये सोचते हैं हो गया तो सो फॉर गुड, नहीं हुआ तो और अच्छा, और अगल बगल में किसी और का नहीं हुआ तो और भी अच्छा। तो भाई इस टेंडेंसी के साथ भी एग्जाम नहीं देना है। आपने ये तो बिल्कुल सोच के नहीं जाना है कि आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, आपके पास पहले से ही नौकरी है। अगर नौकरी है तो फिर आपको एग्जाम देने की जरूरत क्या है। आप एग्जाम देने तो इसीलिए जा रहे हैं ना क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। हैशटैग सरकारी नौकरी, व्हाटएवर हैशटैग लगाना है, कुछ भी रीजन है, बट आपको नौकरी चाहिए तभी तो देने जा रहे हैं। तो फिर इस माइंडसेट के साथ मत जाइए कि आपके पास पहले से ही नौकरी है तो फिर आपको इसकी क्या जरूरत है, या लग गई तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो भी अच्छी बात है। फिर दूसरी बात, इस माइंडसेट के साथ एग्जाम देने मत जाइए। तीसरी बात, आप पहले दिमाग में सेट कर लीजिए कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है या फिर आप जो देने जा रहे हैं वो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो छुट्टी तक नहीं लेते हैं उस दिन की, या फिर कोशिश करते हैं कि अगर उनका एग्जाम जो है वो सेकेंड शिफ्ट में है तो वो स्कूल के बाद उस एग्जाम को देने जाए। इस तरह की कोशिशें ना करें। आप उस एग्जाम में अगर सच में अगर आपको इस एग्जाम से इंटरेस्ट है या फिर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकले तो एटलीस्ट एक दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं। एक दिन अपना वहां पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं अगर आपको सच में उस एग्जाम की इतनी परवाह है। तीसरी बात। चौथी बात, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल मत जाइए कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। आपने सोचकर तो यही जाना है कम से कम कि आपको एग्जाम निकालना है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना काफी ज्यादा जरूरी है जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर पांचवी बात आती है कि आपको एग्जाम देने के लिए जितना भी टाइम बोला गया उसके पहले पहुंचना, आराम से उसके पहले पहुंचिए। बहुत भागम भाग में मत पहुंचिए, क्योंकि आप जितना लेट जाते हैं आपने जो एग्जाम देना है उसके लिए आपको स्टेबल होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। पांचवी बात, आपको एग्जाम में जितना टाइम मिलता है, 3 घंटे का भी एग्जाम है आपका, तो उस 3 घंटे को यूटिलाइज करिए। अगर आप 1.5 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं
और फिर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके कहते हैं पेपर तो बहुत इजी था, 1.5 घंटे में हो गया। जब रिजल्ट आता है फिर कहते हैं यार 2 नंबर से रह गया। तो भाई उस 1.5 घंटे में कुछ मेहनत कर लेते हो तो शायद वो 2 नंबर आ जाते ना। तो जो इतने 3 घंटे मिल रहे हैं उन 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसके एक एक मिनट को। आपको 3 घंटे बाद तो घर ही जाना है, घर जाके आराम करना है, तो उस 3 घंटे में भी आपको आराम करना है, तो फिर आप एग्जाम ही देने क्यों आते हो। एक और बात, उसके बाद ये जो चीज है आपकी, क्योंकि आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको उस 3 घंटे में हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। आपके ऊपर वॉच चल रही होती है जो कि काउंटर क्लॉक वॉच है, यानी आप वहां पे देख सकते हो कि भैया आपने एक क्वेश्चन में कितना समय जा रहा है। तो समय को देखिए, उस समय का प्रॉपर यूटिलाइज करिए। इस 6 दिन में अपने दिमाग को इस तरह से कंडीशन करिए कि आपने उस 3 घंटे को यूज करना है। कोई जल्दी नहीं है, कोई भगा नहीं रहा आपको वहां से, तो उस 3 घंटे को यूज करिए। अगर आप पिछली बार का रिजल्ट देखें तो 2.5 घंटे का पेपर था। उस 2.5 घंटे में यानी 150 क्वेश्चन में सिर्फ 80 नंबर कट ऑफ गए। तो भाई जिसने 2.5 घंटे लगाए उसके सिर्फ 80 नंबर आए, तो आप 1.5 घंटे में कितने नंबर ले आओगे। तो इस बात को समझें और उस 3 घंटे को यूज कर, आपको घर जाने की कौन सी जल्दी है, अगर है तो फिर पेपर ही देने मत जाओ, बट अगर देने गए हैं तो सीरियसली उस टाइम को यूज करें। और अगर आपने हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा तो भी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं वो भी आप सही आंसर लगा के आ सकते हैं। अब जो इतना ज्ञान है, इस ज्ञान को मैंने किस तरह से यूज किया, तो भाई 2018 का पेपर तो 2 नंबर से रह गया था। उसके बाद मैंने दिया नेट 2019। अब 2019 का नेट पहली बार दिया था, ट्रायल करने नहीं गए थे। क्वालिफाइड इन जनरल कैटेगरी और कट ऑफ से काफी ऊपर मार्क्स थे। फिर हुआ आपका एनवीएस 2019, क्वालिफाइड, इंटरव्यू में जॉब 1 साल करके आए हैं। उसके बाद यूपीटीजीटी 2021 में 7th रैंक, अच्छा खासा नंबर कट ऑफ के ऊपर। देन DSSB 2021 कट ऑफ से काफी ऊपर मार्क्स थे। सो कहने का मतलब ये है, आफ्टर दैट JRF इन 2022 विच इज ऑल्सो क्वालिफाइड। तो भाई एक गलती करके अगर आपने सीख लेनी है तो अच्छी बात है, बट हर बार एग्जाम देकर आके ये कहना कि 2 नंबर से रह गया, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो इसलिए अगर आप इससे थोड़ा बहुत मोटिवेट हो तो इस माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाएं कि आपने एग्जाम निकालना है, अपने नाम के साथ हैशटैग सरकारी नौकरी लगाना है। तो भाई थोड़ा सा माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज ऑलमोस्ट सबकी सेम है, ऑलमोस्ट सबकी तो नहीं कह सकते, बट काफी सारे लोग जो है वो सेम ही नॉलेज लेवल पे हैं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंडसेट का है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप कितने ब्रिलियंट हैं इससे ज्यादा मायने रखता है। फिर बात करें आपकी कुछ सवालों की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे क्या। तो भाई मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके 180 क्वेश्चन आएंगे। 15 नंबर जनरल हिंदी, 15 नंबर जनरल इंग्लिश, 20 जो आएगी वो रीजनिंग, 20 है आपका करंट अफेयर और जीए, जिसमें आपके मोस्टली जो करंट अफेयर्स हैं वो आएंगे स्पोर्ट्स से। और स्पोर्ट्स में, करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ 1 साल का, पिछले साल में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, जो कि काफी हद तक आपको कवर करेगा। और साथ ही कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की चीजें जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जैसे कौन सी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, कौन सा अवार्ड किस गेम में दिया जाता है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके जीए के पोर्शन में आ जाएंगी। उसके बाद है कट ऑफ। तो एग्जाम देने से पहले आप कट ऑफ का आइडिया लगाना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आएगा, और उस पेपर के बाद ही आप कहीं ना कहीं कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर है कि टेक्स्ट बुक, कल मैंने बात की थी टेक्स्ट बुक ऐप के मॉक टेस्ट की, तो दे विल वर्क और नॉट। तो जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट फिर भी आपने मॉक टेस्ट लगाया, उस दौरान आपने खुद को उस प्रेशर में रखा, उस दौरान आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, उसके ऑप्शंस पढ़े, वो आपकी एक प्रैक्टिस देता है, आपकी कंडीशनिंग करता है मे बी। और अगर आपका ये कहना है कि इसमें नेट जैसे क्वेश्चंस है,
तो भाई पिछली बार DSSB का पैटर्न कुछ नेट जैसा आ गया था, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कैसा पेपर मिल जाएगा। इसलिए नेट हो या TGT हो, PGT हो, कॉन्सेप्चुलाइज करना है सारी चीजों को। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी चीज को क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। फिर है व्हाट विल बी द सेफ स्कोर। तो भाई सेफ स्कोर है आपका 100% एफर्ट। आपने 100% एफर्ट कर दिया, अब स्कोर सेफ है अनसेफ ये बाद की बात है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। फॉर सच मोर वीडियो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।